अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान एंड इथोपिया रिलेशनशिप के हवाले से। हम देख रहे हैं कि मेड इन पाकिस्तान की नुमाइश का शानदार आगाज़ हो चुका है और इन दी कंट्री ऑफ इथोपिया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इथोपिया के साथ हमारे ऑलरेडी रिलेशनशिप हैं और ख़ासकर हम ये भी देख रहे हैं कि डिफरेंट न्यू मार्केट्स टैप करने की जहाँ बात हो रही है, वहीं मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करने का भी एक तस्करा है जो कि वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स जितना ज़्यादा उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, उतना ही कामयाबी होगी, तमाम एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ेंगे। और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इस बार तो हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स में अनकन्वेंशनल आइटम्स भी नज़र आ रहे हैं, जिसके इम्पैक्ट्स वाज़े तौर पे हम कह सकते हैं कि ये मार्केटिंग जॉनरा को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट किया, अपनी प्रोडक्ट्स को तरीके से एक इंटरनेशनल वर्ल्ड में पेश किया, जिसकी वजह से हम इस तमाम नंबर्स को अचीव कर पाए हैं। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे और पाकिस्तान एंड यूएई के हवाले से भी बात करना ज़रूरी है, जहां हमारे बायलैटरल सोशल इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं हमारे पास नई अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए भी मौजूद हैं कि जीसीसी कंट्रीज़ के साथ हमारी एक अपनी जो एक स्ट्रिंग्स हैं वो अटैच दिखाई देते हैं और साथ साथ यूएई के साथ हमारा जो एक इकोनॉमिक ताउन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इसको नए दौर में एक नए जहत में ले जाने का अज़्म किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। हम आज इसके हवाले से बात करेंगे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हम काम कर सकते हैं। पाकिस्तान और यूएई के हवाले से हम इससे पहले ये भी देख चुके हैं कि जहां बिजनेस हब पूरी दुनिया के लिए यानी कि इंटरनेशनली एक बिजनेस हब जो है वो यूएई दिखाई देता है, वहीं पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठा सकता है, आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और रेकोडिक के हवाले से बात करना ज़रूरी है। यहाँ पर रेकोडिक यानी कि माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर जहां हमारे पास कितने ही इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, कितने ही इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो है वो इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं बैंक ऑफ जापान भी पीछे नहीं है। यानी कि बैंक ऑफ जापान ने भी फ़ंड जो है वो फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है और ये कहा गया है कि फ़ंड्स फराहम करने वाले ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। तो अब डिफरेंट कंट्रीज़ को अपने अपने इंटरेस्ट रेकोडिक और माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही प्रेशियस हमारे पास मिनरल्स मौजूद हैं और इन मिनरल्स की मार्केटिंग ऑफ कोर्स हमारे लिए एक राइट डायरेक्शन है, जो कि हमने इन जस्ट 2 ईयर्स में देखा है कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा ये माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर जो है वो एक प्रॉपरली जो है वो वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है। तो आज ये भी हम डिस्कस करेंगे माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर जहां पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, वहां जब फंड्स फराहम करने की बात आ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ग्रैब करने की बात आ रही है और डिफरेंट कंट्रीज इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और कितना जल्दी हम इस तमाम चीज़ों को जो है वो जनरेट कर सकते हैं, तो आज ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम बात करें पाकिस्तान जो है वो डॉलर पर इन्हिसार कम करने की तैयारी कर रहा है और मकामी करेंसीज़ यानी कि जो हमारी डिफरेंट नेबरहुड और रीजन में कंट्रीज़ में जो करेंसी हैं उनके हवाले से हम देख रहे हैं कि जितनी ट्रेड होगी उतनी ही उसी करेंसी में होना चाहिए। यानी कि अगर हम चाइना से कर रहे हैं तो चाइनीज युआन में बात करें, अगर हम तुर्किया से कर रहे हैं तो तुर्किया करेंसी में बात करें। इस तरीके से डिफरेंट हमारे पास एस्पेक्ट्स मौजूद हैं जिनके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम इतनी पॉजिटिव डायरेक्शन, इतनी पॉजिटिव इकोनॉमिक डिप्लोमेसी देख रहे हैं, बी टू बी रिलेशंस देख रहे हैं और जी टू जी यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस भी ऑफ कोर्स उसी का इम्पैक्ट है, उसी के सारे फ्रूट्स हैं। तो वहाँ इथोपिया जो कंट्री है इसके अंदर मेड इन पाकिस्तान की जो एक नुमाइश है यानी कि एग्जिबिशन है वो जारी है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना और अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करना ज़रूरी हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जिनकी काविशों की वजह से आज ये दिन हम देख रहे हैं। इथोपिया वो मुल्क है जो तकरीबन 18 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करता है दुनिया भर से, और पाकिस्तान से जो प्रोडक्ट जाते हैं मोस्टली इनका जो है पिंक सॉल्ट। ये मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा था कि जनाब हमें पिंक सॉल्ट जो है दुनिया भर में इसे एक्सपोर्ट करना चाहिए, और इसी को टैप करते हुए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और खास तौर पे पाकिस्तान एम्बेसी के जो लोग हैं तुर्किया में, उन्होंने ये बाकायदा इसको एक कॉन्फ्रेंस की शक्ल देते हुए 3 दिन का ये कॉन्फ्रेंस रखा। और साथ ही में पाकिस्तानी जो डेलीगेशन यहाँ से गए हैं वो सारे प्रोडक्ट्स की हम बात करें, सिर्फ पिंक सॉल्ट ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ और हमारी टेक्सटाइल के हमारी एक्सपोर्ट्स की हम बात करेंगे,
रबर की एक्सपोर्ट्स की हम बात करेंगे, तो ये एक ऐसी जगह हम मजीद डेवलप कर रहे हैं जहां पे कई साल पहले हमने डेवलप किया था, मगर उसके बाद अब ये हम पहली दफा देख रहे हैं जो इस लेवल पे, हालांकि कॉन्फ्रेंस जो है ये 5 दफा मुनक्किद हो चुकी है, मगर अब देखा ये जा रहा है कि हम पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अब हम ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो विजन है वो अब ये है कि जनाब दुनिया भर से हमें काम करना है। अच्छा, नदीम मौलवी साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इथोपिया के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम यूएई के हवाले से भी बात करेंगे। यूएई ऑफ कोर्स हमारे इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी बिजनेस कम्युनिटी वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जाती आती है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत बूम है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि डिफरेंट अब एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट से भी जो यूएई मार्केट है वो बहुत ज़्यादा एक लुक्रेटिव मार्केट है, यानी कि पूरी दुनिया का बिजनेस हब वहाँ दिखाई दे रहा है। कॉन्फ्रेंसेस की बात करें या डिफरेंट रिसर्च के हवाले से बात करें, वही हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि हम अब यूएई के साथ जो है वो न्यू एक हम कह सकते हैं इनोवेटिव बिजनेसेस स्टार्ट करें, एक नए पुरअज़्म पुरुम्मीद मौके जो है वो तलाश करें। इसके हवाले से बताइएगा। देखिए, यूएई में हम काफी अरसे से काम कर रहे हैं और हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी काफी जॉइंट वेंचर्स देखा गया है। पाकिस्तान ने बहुत शुरू से, अगर हम यूएई की हिस्ट्री लें तो पाकिस्तान ने बहुत ही साथ दिया है, और उनका सबसे बेहतरीन जो एयरलाइन है उनकी ट्रेनिंग भी जी, एमिरेट्स की अगर हम बात करें, ईके का जो निशान है वो एमिरेट्स एंड कराची, यानी कि पाकिस्तान ने उनकी एयरलाइन से शुरू किया है, और आज हम मजीद आगे नए वेंचर्स में जा रहे हैं। तो यही वजह है कि एक तो मैं कहूंगा कि हमारी हुकूमत का विजन, दूसरी हमारी एम्बेसीज की जो कारकर्दगी है उसे यूएई के प्रेसिडेंट ने भी सराहा है, और उन्होंने भी कहा है कि जनाब हम आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान से मजीद जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स करेंगे। अच्छा, और भी हम अगर थोड़े सेक्टर वाइज बात करें तो यूएई के पास और पाकिस्तान के पास ये पोटेंशियल मौजूद है कि हमारी एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी वर्कफोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक फ्रिक्वेंट है जाने के लिए, और दूसरा ये कि रेमिटेंसेस एस्पेक्ट से भी हमारे यहाँ रेमिटेंसेस ज़्यादा आते हैं यूएई से। तो इसके हवाले से भी बताइएगा कि सेक्टर्स, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें या हम बात जी करें वाइट कॉलर ब्लू कॉलर्स जॉब की, तो वो भी ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। इससे भी जी ऑफ कोर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। जी जनाब, यूएई में बहुत बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री है। ब्लू इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भी ब्लू इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहा है। उस इंडस्ट्री के अंदर भी हम जॉइंट वेंचर्स पे जा रहे हैं, मजीद डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अगर हम इससे हट के बात करें तो मीट की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है इसके ऊपर बहुत काम किया जा रहा है। हम यूएई के साथ, मलेशिया के साथ हम जो है ऑर्गेनिक मीट्स की तरफ जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे जो एक्सपेंशन है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में अब नजर आ रहा है। एक जमाने में हम, पाकिस्तान वॉज ओनली नोन फॉर टेक्सटाइल गुड्स, कॉटन, मगर अब पाकिस्तान ने अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया है, अपने प्रोडक्ट्स को हमारे बिजनेसमैन ने बेहतरी की तरफ लाए हैं, और दुनिया भर को आप देखें, हम इथोपिया से लेके हम यूरोप के, अमेरिका के, गल्फ के, एशिया के, दुनिया भर के अंदर अब हमारा ट्रेड डेवलप हो रहा है। यही वजह है कि उसकी जो, आप अगर, हम अक्सर कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की अक्कासी, मईशत की अक्कासी स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। तो आज जो हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जा रही है, क्या वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर से तो हम राइट। कारोबार जो है उसको अच्छा डेवलप कर रहे नदीम हैं। साहब, मैं बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज के ही हवाले से पूछना चाहूंगी आपसे कि एक अच्छा एस्पेक्ट दिख रहा है मार्केट के अंदर, न्यू नंबर्स, न्यू हाइज, न्यू माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं। वही हमारे जी पास थोड़ा सा एक इस वीक के अंदर हमने एक स्टार्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म, और एक अब जब आज आखिरी दिन है, वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखा गया, और मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेटिव हम कह सकते थे एस्पेक्ट्स देखे गए हैं, यानी कि ये अप्रोच देखी गई है। इसके हवाले से आप बताइएगा कि मार्केट परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करेंगे आप। देखिए, मार्केट जो है वो हुकूमत के विजन को देख रही है। अगर हम बात करें, अभी रिकोडिक का आपने शुरू में जिक्र किया, तो रिकोडिक जो है पूरा डेवलप हो जाएगा इंशाल्लाह 2028 में।
मतलब वी आर राइट। जस्ट 3 years अहेड, मतलब 3 साल रह गए हमारे। और 3 साल के अंदर आपको पता है दुनिया भर के अंदर हम अगर बात कर रहे हैं तो 40 मिलियन टन तो हमारा कॉपर निकलेगा। हमारा 20 मिलियन आउंस जो है आपका गोल्ड होगा। तो ये 3 साल के, तो हम ये सिर्फ एक सेक्टर की बात कर रहे हैं। एंड फिर राइट। उसके अलावा जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, मैंने जैसे कि आपको बताया, इनके इतने सालों से दुनिया भर के अंदर सबसे बेहतरीन नमक हमारे पास है, पिंक सॉल्ट। उसके बारे में फिर देखिए, अब हमारे पास सिर्फ ये मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंटरेस्टेड है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, बल्कि मरियम नवाज साहिबा, सीएम पंजाब, और मुख्तलिफ हमने देखा है सियासी लोग, अगर हम सिंध की बात करें, बिलावल भुट्टो की बात करें, हम सब ट्रेड के ऊपर जाना चाह रहे हैं। वी वांट टू डेवलप आवर इकोनॉमी। और आज का प्रोग्राम मुझे नताशा आपका बहुत पसंद आया। आपकी एक बात जो आपने कही, बहुत बेहतरीन बात की, कि अब हम अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं और हम ट्रेड भी जो कर रहे हैं, हम अपनी नेबर कंट्रीज से करेंसी के मुताबिक, आपने जो अभी इसके बारे में बताया, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वी आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन डॉलर। और रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें, तो मैं आज आपको बता दूं, $300 मिलियन का तो जापान बैंक ने अप्रूवल दे दी है। जी, जी, जी। इससे पहले अमेरिका ने $1 बिलियन की जो है ना, उन्होंने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो आप स्टॉक एक्सचेंज को अगर हम देखते हैं तो ये नंबर्स कुछ नहीं है, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही दीज है। आर द क्योंकि रीजंस, दीज आर द ट्रिगर्स। आप समझते हैं कि ये एक्चुअली ये वाले जो तमाम हमारे रूल्स सेट किए हैं उसी के फ्रूट्स आ रहे हैं। दूसरा, ये आपने तमाम मिनिस्ट्रीज की बात की, तो नदीम मौलवी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब जो है अपनी प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह फरमाया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर एक खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इसके हवाले से बताएं, एग्रीकल्चर कंट्री हैं हम, ऑलरेडी एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, और इस पे हम बहुत काम कर चुके हैं। हमारी R&D भी अब बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे हम बात करें अपनी कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स के हवाले से, क्रॉप्स के हवाले से, या डिफरेंट वो क्रॉप्स जो अब हम उसके फ्रूट्स हासिल करेंगे। तो कैसा लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर थ्रू SIFC, जो कि ये सेक्टर काफ़ी लाइमलाइट में आ गया? जी जनाब, देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मजीद और डेवलपमेंट्स होंगे। एक तो अल्लाह ताला ने एक जगह पे जहां हमारा इम्तिहान लिया था फ्लड्स का, दूसरी जगह अल्लाह ताला ने हमें रिवॉर्ड भी दिया, क्योंकि जब फ्लड खत्म हो जाता है जमीन बेतहाशा जरखेज हो जाती है, और जिसकी वजह से आपका जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो ज्यादा डेवलप होगा। और फिर सबसे अहम बात है कि सही टाइमिंग पे हुकूमत की सही प्लानिंग, सही पॉलिसीज। अब आप देखिए कि एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारा मुख्तलिफ जगहों पे अगर हम लेते हैं, सिर्फ पंजाब ही में नहीं बल्कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर हर जगह पे डेवलप हो रहा है। और उसकी वजह ये कि वक्त पे हमारा फर्टिलाइजर के सेक्टर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजर की फरामी वक्त पे किसानों को, खास तौर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं इस हुकूमत के बारे में कहूंगा कि उन्होंने एजुकेट करना शुरू किया। अब जो 20 साल पहले के जो फार्मर्स थे और आज के फार्मर्स में बेतहाशा फर्क आ गया है। आज जी, आपके फार्मर्स को एजुकेटेड किया जा रहा है, उनको पता है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ किस तरह से की जाए, क्या सीड्स इस्तेमाल किया जाए। तो ये सारी वजूहात होती है जो हम कहते हैं कि जी हमारा पाकिस्तान का जो फ्यूचर जो है वो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि दुनिया भर को नजर आ रहा है। और आप देख लें उसके इम्पैक्ट क्या है, कि एक जमाना था कि हम दुनिया के पीछे भागते थे मगर लोग हमारे पास आते हुए कतराते थे, मगर अब आप देख लें, जापान से लेके चाइना, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, दुनिया के हर मुल्क चाह रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, एंड नॉट इन वन सेक्टर। अब देखिए हमारे आप आज जो प्रोग्राम, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके मैं प्रोग्राम में, मैं आपका बल्कि शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी अच्छी मौजू पे आप लेके प्रोग्राम कर रही हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड मौजू है ये। और इससे पता लगेगा आवाम को कि जनाब इकोनॉमी कहाँ जा रही है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जा रही है, तो मैं आपसे कहता हूँ आप हर सेक्टर को पढ़े, हर सेक्टर के बारे में समझे और हुकूमत की पॉलिसीज को उसके
नदीम मद्देनजर साहब, रखते हुए बिल्कुल फिर आपने अपना सही विजन बनाएं। फरमाया कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी अट्रैक्शन दिखाई दे रही है और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए ये भी एक डिबेट है और इसके ऊपर एक डिटेल प्रोग्राम दरकार है। मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि पाकिस्तान थोड़ा सा रीजन के अंदर जब चाह रहा है कि ट्रेड करें तो मकामी करेंसीज में ही ट्रेड करना चाहता है और ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि ये भी एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है कि आप जिस कंट्री से ट्रेड करें तो उसी की करेंसी में ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कितना ये हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी, कितना बेहतर स्टेप होगा? और ख़ासकर जैसे रशिया के साथ या चाइना के साथ तो हम देख भी रहे थे कि कुछ ब्रिक्स के हवाले से कुछ पावर्स बनने वाले थे, लेकिन अब थोड़ा सा अगर हम डिफरेंट और तुर्किया या उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये तमाम कंट्रीज़ हैं, क्या ये कंट्रीज़ भी इसी बास्केट में आएंगी? ये बताइएगा। जी जी, देखिए अब हम बात करें एक एक बाकायदा एक रीजन, सबसे पहले हम नेबरिंग कंट्रीज में जाएंगे, फिर उसके साथ साथ हमारा एक्सपेंशन बढ़ते जाएगा। अच्छा, ये जैसे ही हमारा एक्सपेंशन बढ़ेगा सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के इकोनॉमी की डायनामिक्स चेंज होते हुए नजर आएगी आपको, क्योंकि इसकी वजह ये कि आज महंगाई जो है सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, सारी दुनिया का इशू बन रहा है। और वजह यही होती है कि जब पैसा एक हाथ में होता है तो प्रॉब्लम्स आती है, पैसे को मूव होना चाहिए। एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के नाते मैं आपसे ये बताऊंगा कि जितना पैसा मनी मूवमेंट्स जो होती है, जब जितने हाथों में जाती है उतनी इकोनॉमी बेहतर होती है, गुर्बत खत्म होती है और फिर नए आप देखेंगे बिलियनर्स पैदा होंगे दुनिया के अंदर। काफी अरसे से ये देखा जा रहा था कि पैसा चंद हाथों में था और जिसकी वजह से एक मोनोपोली क्रिएट होती थी, महंगाई का दौर दुनिया भर में नजर राइट। आ रहा था, इन्फ्लेशन थी, ये वजह है। अच्छा, अब तो आईटी सेक्टर के अंदर हम बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन देख रहे हैं। खासकर मैं डिफरेंट रीजनल कंट्रीज़ के हवाले से ही पूछना चाहूँगी कि जहाँ आईटी सेक्टर के अंदर न्यू इनोवेशन या न्यू टेक्निकल हम कह सकते हैं ट्रेनिंग्स वगैरह आ रही हैं, वहीं पाकिस्तान की जो एक ये सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके हवाले से भी बताइएगा। देखिए, इसका क्रेडिट मैं दूंगा मियां नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने पहली दफा ये लैपटॉप स्कीम निकाला था। क्योंकि देखें, जब आप इंसानों पे इन्वेस्ट करते हैं तो इंसान कंप्यूटर भी बनाते हैं, रोबोट्स भी बनाते हैं। तो इंसानों पे इन्वेस्टमेंट की थी नवाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा था मैं चाहता हूं बच्चों को आज की जदीद तालीम के मुताबिक मैं उनको एजुकेट करूं। उन्होंने फिर लैपटॉप्स दिया और फिर उसको कैरी ऑन होते हुए हमने क्या किया, हमने एक बाकायदा इस इंडस्ट्री के एक आर्मी बनाई। आज जो आर्मी हमारी जो डेवलप हो चुकी है इंडस्ट्री की, आईटी की, उसकी वजह यही है कि आप देखिए ना, अब बच्चे बच्चे जो हैं वो आईटी की तरफ जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर के राइट। एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल द क्रेडिट गोज टू आवर विजनरी लीडर्स, जिन्होंने पाकिस्तान में हमेशा से ऐसे काम किए जिसके रिजल्ट्स बेशक देर से आए मगर इट्स वेरी फ्रूटफुल। वेल, थैंक यू सो मच नदीम मौलवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, डिटेल एनालिसिस। और ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल इकोनॉमिक नंबर्स ख़ासकर इंटरनेशनली जो एक इंटरनेशनल वर्ल्ड में दिखाई दे रहे हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की एक सक्सेस स्टोरी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल यहाँ की अगर हम स्ट्रेटेजिकली मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोज या एग्जिबिशंस ऑर्गेनाइज करना और पाकिस्तान का उसमें एक अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करना, अपनी प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली मार्केट करना, ये इस चीज़ की गमाजी है कि हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स इस साल जब क्यूमुलेटिव नंबर्स हमारे पास आएंगे तो यकीनन वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट के क्या अपडेट्स मौजूद हैं। सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,64,444.71 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,65,030.82, लोअर वॉज 1,63,118.01 एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,63,806.21 यानी कि 638.5 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। आज फ्राइडे का दिन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। वी कैन सी दैट के मार्केट में थोड़ी सी कॉशियस और एक ऑफलोड पोजीशंस देखी गई हैं। नेक्स्ट वीक से जब मंडे से पूरा एक न्यू वीक का आगाज होगा तो एक न्यू एनर्जी, एक न्यू एंथुजियाज्म के साथ मार्केट इसको परफॉर्म करेगी। ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की न्यू डेवलपमेंट बैंक में शमूलियत के लिए चीन की हिमायत तलब है, और यहाँ पर इसके हवाले से हम बात करेंगे कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट बैंक के लिए जो है वो एक हम कह सकते हैं कि मदद दरकार है चीन की जो है वो, इसलिए ऑफ कोर्स यहाँ पर एक अगर हम इंटरनेशनली कोई भी ट्रेड या कोई भी ऐसा काम करते हैं तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर जो है वो अलाइनमेंट चाहिए होती है। इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बरकरार है, और इस चीज़ को सिर्फ हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज नहीं सराह रही, बल्कि IMF की जानिब से भी ये कहा गया है कि हम मुतमईन हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो एक स्टेबिलिटी है, कारकर्दगी है, यानी कि परफॉर्मेंस है, इससे एक बेहतर जो है वो एक हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ट्रैक है वो दिखाई दे रहा है। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। IMF के हवाले से ऑफ कोर्स जब हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बताया कि ऑफ कोर्स जो फ्लड की सूरत हाल थी और IMF से जब डिटेल डिस्कशन हुई तो उन्होंने यही बताया कि फ्लड की वजह से पाकिस्तान को वाकई नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी नुकसानात होते हैं। और अभी एक इनिशियल स्टेटमेंट देखा गया है कि इनिशियली जब इसका तखमीना लगाया गया तो तकरीबन 892 अरब रुपए का नुकसान जो है वो वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। इट मीन्स कि ये तो सिर्फ एक इनिशियल एस्टिमेशन है। इट मीन्स कि इसके बाद जो एक कैलकुलेटेड अमाउंट आएगा तो मे बी वो मोर और लेस बढ़ भी सकता है और इसके नुकसान ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पाकिस्तान को ये चीज़ें जो हैं वो क्लाइमेटिक चेंजेस इम्पैक्ट करते हैं। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं फिस्कल ईयर 2025 एंड 2026 यानी कि पहले जो क्वार्टर के हवाले से हम बात करें तो तकरीबन 141.41 अरब के मोबाइल जो है वो फ़ोन्स दरामद किए गए हैं, यानी कि एक्सपोर्ट किए गए हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे। और हम देख रहे हैं कि ज़राई तिजारत को आलमी मयार से हम आहंग करने के लिए DPP और AQD का इश्तराक जो है वो देखा गया है। ख़ासकर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताते चलूँ वो ये कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी ने हमने देखा था कि इसके ऊपर एक नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस पास किया 2025 का, जो कि ये बिल था। और इसके अंदर ये देखा गया था कि DPP यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड AQP यानी कि एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट, इसको जो है इसका मर्जर किया गया। इसका जो एक इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि जो हमारी इंटरनेशनली एग्रीकल्चर को जो हम कह सकते हैं उसके एस्पेक्ट को बढ़ाना होगा, उसकी रिसर्च को बढ़ाना होगा और उसके ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस यानी कि इंटरनेशनल मार्केट का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा। तो इसके हवाले से ये एक बेहतरीन किस्म का जो बिल है वो पास किया गया, ऑर्डिनेंस पास किया गया 2025 का। और इसके बाद जो है वो यकीनन हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काफ़ी चेंजेस देखेंगे। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। और हुकूमत पंजाब और चाइनीज़ कंपनी के दरमियान ज़राअत में इनोवेशन के लिए एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का मुआहदा हुआ है। इसके हवाले से भी बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन लाहौर स्टूडियोज़, हमारे साथ मौजूद हैं रिजवी साहब, उनको वेलकम करेंगे। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से ही एम्फेसिस दूंगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जहां तमाम गवर्नमेंट जो है चाहे हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें तवज्जो दी जा रही है, वहीं यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने भी कहा है कि खुसूसी तवज्जो देनी है ज़राअत के ऊपर, एक बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और दूसरा ये DPP यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड AQP यानी कि एनिमल क्वारंटीन जो डिपार्टमेंट है इसका एक मर्जर देखा गया। इसके हवाले से बताइएगा प्लीज। जी नताशा, शुक्रिया। देखें, आपने अभी जो दो बातें कही हैं कि जो हमारे दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन और एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट, इन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया है। उसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर मिनिस्टर लेड कर रहे हैं, एक डेलीगेशन को चाइना में है, उन्होंने भी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं एग्रीकल्चर के लिए उसके ऊपर बात की है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़ की बात की है, उसकी अडॉप्शन की। ये वो चीज़ें हैं जो इंटीग्रेटेड हो रही हैं। एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस लेके आने हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर की अडॉप्शंस के लिए, वो चेंजेस लेके आ रही है, ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, उसको डेफिनेटली एक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ जो प्रोविंसेस हैं जिन्होंने वो उसकी जिसे कहते हैं आप उसके उस गाड़ी के पहिए हैं जिन्होंने सेक्टर को चलाना है, वो अपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी अडॉप्शन के लिए तमाम काम कर रहे हैं।
तो जो हमारा मर्जर है दोनों एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट का और डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन का, डीपीपी जो है, ये इसलिए अहम है कि अब हम देखें जो लेटेस्ट दुनिया में टेक्नोलॉजीज आ रही है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, जैसे हमारे बायोटेक जो हमारी सीड्स हैं उसके ऊपर हमारे बहुत सारे इश्यूज चलते हैं, उसके साथ साथ जो हमारे स्प्रेज हैं या और जो हमारे बायोटेक्नोलॉजीज की चैलेंजेस हैं वो उसके साथ उसका इम्पैक्ट होता है हमारे एनिमल के साथ भी चीज़ों को, इनको एक सिंगल डिपार्टमेंट क्रिएट करके उसके अंदर उसकी इंटीग्रिटी करके और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है ताकि डिलेज ना हो। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था जो गवर्नमेंट पहले भी देख रही थी और जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस के जो लोग हैं या कंपनियां हैं वो भी इस चैलेंज को समझती थी और उन्होंने भी इसको गवर्नमेंट को बारह दफ़ा कहा था कि चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए, जो गैर ज़रूरी डिलेज हैं जो किसी प्रोडक्ट की अप्रूवल के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो डेवलप होती हैं सीड्स वगैरह या कोई स्प्रेज वगैरह या किसी किस्म की मेडिसिन, इट टुक अ लॉन्ग पाथ, उसके बड़ा लंबा टाइम लगता है। उसके बाद अगर फर्दर उसकी अप्रूवल्स में डिले हो जाएं तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो बेनिफिट्स है वो हम पाकिस्तानी एग्रीकल्चर उस तरीके से उठा नहीं पाती, जबकि दुनिया की जो ज़राअत है वो जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं उसको अडॉप्ट करती है, क्विकली अडॉप्ट करती है, उनके यहाँ वो डिलेज नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट अनाउंसमेंट बढ़ती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनका किसान भी खुश है और वो मुल्क भी अपनी जो है एग्रीकल्चर सिक्योरिटी के ऊपर सेफ है। अब देखिए इसमें अगर हम एहसन इकबाल साहब की बात करें, उन्होंने जो बताया कि हमारे इनिशियल लॉसेस जो हैं वो 900 अरब रुपये करीब हैं, तकरीबन $3 बिलियन की हैं। अब उसमें मेजॉरिटी अगर हम देखें तो हमारा जो लॉस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉस हुआ है उसके साथ साथ हमारा मेजर लॉस जो है एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक का है। और ये एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक का जो लॉस है आप देखेंगे कि ये इम्पैक्ट हमारा जीडीपी पे भी नज़र आएगा, क्योंकि अगर हम इसको ऑलमोस्ट $3 बिलियन प्लस की जो हमारा इनिशियल लॉस है, जब हम इसको फाइनल एस्टिमेट्स की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली एस्केलेट हो जाएगा। तो ये जो हमारे $3-4 बिलियन के करीब का लॉस बनेगा, तो ये $3-4 बिलियन का लॉस जो है वो इम्पैक्ट हमारी जीडीपी को भी बाय एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट तो ऑलरेडी एफर्ट्स कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से सेव करना है, एग्रीकल्चर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी किस तरह बढ़ानी है। उसके साथ साथ जैसे पंजाब में पहले वीट के ऊपर पिछले साल भी काफ़ी शोर मचा था कि सपोर्ट प्राइस का इशू बना हुआ था, क्योंकि हम IMF की वजह से सपोर्ट प्राइस नहीं फिक्स कर सकते। तो इन चीज़ों के ऊपर भी काम हो रहा है किस तरीके से हम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाएं, मिनिमम जो हमारी परचेज प्राइस है उसको बढ़ाया जाए, उसके साथ हम वीट को प्रोक्योर करने के, उसको सेव करने के और किसान की वीट उसकी जो लागत के साथ मुनाफे के साथ खरीदने के मैकेनिज्म बनाए जाए, ताकि हमारी अगर हम वीट प्रोडक्ट को अपनी प्रोटेक्ट कर लेते हैं, वीट की प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं, तो हम फूड सिक्योर हो जाएंगे। फूड सिक्योरिटी होगी तो हमारे डिसीजन भी जो है बेहतर होते रहेंगे, हमारी गवर्नमेंट के भी डिसीजन बेहतर होंगे, हमारे किसान के भी डिसीजन बेहतर होंगे। अच्छा जवाद साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की न्यू डेवलपमेंट बैंक के हवाले से इसमें शमूलियत के लिए चाइना की जो एक हिमायत है वो दरकार है, इसके हवाले से बताइएगा क्या ये एक तरीक़ाकार होता है, किस तरीके से इस डेवलपमेंट बैंक में शमूलियत की जाएगी, और चाइना अगर सिर्फ हिमायत करेगा तो और कितने कंट्रीज चाहिए होंगे, इसके हवाले से डिटेल बताइएगा। जी देखिए, इसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वाशिंगटन में साइड लाइन पे मुलाकात की चाइनीज़ काउंटर पार्ट से, उस पर वहाँ पे उन्होंने बात की कि क्योंकि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बन गया और जो ब्रिक्स का ही ये NDB है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स की जितनी भी आगे डेवलपमेंट होनी है इस बैंक के ज़रिए होनी है। तो पाकिस्तान का उस बैंक का हिस्सा होना इतना ही ज़रूरी है जितना ब्रिक्स का हिस्सा बनना ज़रूरी था। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। एक चीज़ ध्यान में रखें कि ब्रिक्स को लीड टेक्निकली चाइना कर रहा है, और चाइना जिस कंट्री के पीछे अपना वेट रखेगा बाकी कंट्रीज उसके साथ खुद ब खुद उस वेट के साथ आएंगे। हमें अगर कोई मुखालफत आएगी तो अपने हमसाया मुल्क से आएगी जो ब्रिक्स का हिस्सा है, लेकिन उसने पिछले 1-2 साल के दरमियान ब्रिक्स को बहुत कोल्ड शोल्डर दिया है, ब्रिक्स की परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई है उसके कोल्ड शोल्डर की वजह से। तो जो बाकी मेंबर कंट्रीज हैं ब्रिक्स के अंदर वो भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यही वजूहत थी कि पाकिस्तान को उन्होंने वेलकम किया, पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा बनाया। जो इनिशियल जब ब्रिक्स बना था उसमें वो हिस्सा नहीं था। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको देखते हुए अब पाकिस्तान ने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट से कि हमें जो नायब सदर से कि हमें ब्रिक्स जो बैंक है NDB उसके अंदर भी इसका हमें हिस्सा बनाया जाए, ताकि हम जो इस रीजन की ब्रिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है
कि इस जो अपने जो जिसको कहते हैं हमारा जो ग्रुप है ब्रिक्स कंट्रीज का, उसको मजबूत करने के लिए, उसके एक दूसरे के मसाइल को हल करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उस बैंक के जरिए होंगी। तो पाकिस्तान जब हिस्सा होगा तो पाकिस्तान को भी उसमें ईज आउट होगा, पाकिस्तान उसके अंदर अपना ड्यू शेयर कंट्रीब्यूट भी करेगा, उसमें से ड्यू शेयर लेगा भी। राइट। तो क्योंकि चाइना से बिल्कुल सही फरमाया, और पाकिस्तान को इससे काफी मदद मिलेगी। वेल, थैंक यू सो मच जवाफी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। काफी डिटेल एनालिसिस और इकोनॉमिक अगर कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, बेहतर करने के लिए और कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान ने वो स्टेप्स लिए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट में जो कि रिक्वायर्ड थे, और जो एक प्रॉपर पॉलिसी मेकर्स ने एक अच्छी पॉलिसी बनाकर इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए काम किए हैं। वेल, हमारे पास प्रोग्राम में कुछ डिटेल्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक कमोडिटीज़ अपडेट्स क्या मौजूद हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,51,420 रुपीज़ आज 4,50,000 से तजावुज़ कर गया है गोल्ड पर तोला, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 3,87,431 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट 4,273.31 डॉलर। इंटरनेशनली ऑफ कोर्स एक इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे दिखाई दे रहा है वाज़ेह तौर पे। ऑयल WTI पर बैरल 57.3 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 60.85 डॉलर। आज के कमोडिटीज़ प्राइस में आप ऑयल प्राइसेस में कुछ कमी देख रहे हैं, और ये इंटरनेशनली एक्सरसाइज होती है। जब जब ऑयल प्राइसेस में कमी आती है तो गोल्ड जो है वो फ्रिक्वेंटली बढ़ते हुए दिखाई देता है। करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 329.02 रुपीज़, सेलिंग वॉज 329.61। नेक्स्टली यूके पाउंड बाइंग रही 377.83, सेलिंग वॉज 378.5। यूएस डॉलर बाइंग रही 281 रुपीज़, सेलिंग वॉज 281.5। चाइनीज यॉन 39.43, सेलिंग वॉज 39.5। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.93 रुपीज़, सेलिंग वॉज 75.06। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.52, सेलिंग वॉज 76.66। कतरी रियाल बाइंग रही 77.27, सेलिंग वॉज 77.41। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 919.86, सेलिंग वॉज 921.5। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।